वालिद साहब के बाद सब करीबी रिश्तेदारों ने हमसे दूरी इख्तियार कर ली। यूं हालात के तपते रेगजार में नंगे पांव सफर करने के लिए हम तन्हा रह गए। जो जमा पूंजी थी वो आहिस्ता आहिस्ता खर्च हो गई और नौबत फाकों तक पहुंच गई। इन दिनों हम इतने छोटे थे कि हमें सिर्फ अपनी बुनियादी जरूरतों की तकमील से गरज थी। जब हमें भूख लगती तो रोने लगते। माँ कब तक बच्चों का बेलकना देख सकती थी। उन्होंने बिलाखिर हमारा पेट भरने की खातिर घर से कदम निकाला और दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। यूं ही हमको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर आने लगी। अब हम चारों भाई बहन घर में बंद रहते और माँ सुबह की मेहनत और मशक्कत को निकली रात को घर लूट पाए। वक्त गुजरता रहा। मेरी दोनों बड़ी बहनें शादी की उम्र को पहुंच गई। माँ ने मिलने जलने वालियों से उनके रिश्ते के लिए मिन्नत की, लेकिन हमारी गुर्बत देखकर किसी ने हामी ना भरी। अम्मी शाम को घर लूटते हुए एक ठेले वाले से सब्जी लेती थी। वो अच्छा इंसान, शरीफ नौजवान था। एक रोज अम्मी ने इससे अपनी बच्चियों के रिश्ते के लिए फिक्र जाहिर की तो उसने कहा, अम्मा जी, मेरी माँ नहीं है, आप मेरी माँ जैसी हैं। आपकी मुश्किल के हल की खातिर किसी से जिक्र करूंगा। बेटे, अगर तुम शादीशुदा नहीं हो तो तुम ही कर लो मेरी बेटी से शादी। इस तरह सीधे सबेओ माँ ने अपने मतलब की बात कर दी कि अनवर सब्जी फरोश भौंचक्का रह गया। जरा सोचने के बाद बोला, अब ठीक कहती हैं, मुझे भी घर तो बसाना ही है, जरा सोचने को मौका दीजिए। इसके बाद अनवर कभी कभी हमारे घर आने लगा। मेरी हाँ उसकी चाय शरबत और कभी कभार खाने से तवाज़ो कर दिया करती। वो इस नौजवान की आदत वातवार देखना चाहती थी और अनवर भी हमारे घर के तौर तरीके जांचना और परखना चाहता था। इस आने जाने में अनवर ने बाजी को देखा और बाजी ने इसको देख लिया। दोनों ही खुश शक्ल थे। उनके दिलों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया और बात बन गई और मेरी सबसे बड़ी बहन रुखसाना की शादी अनवर सब्जी फरोश से हो गई। यूं वालिदा के सर से एक बेटी का बोझ कम हो गया। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। अब इनको दूसरी की फिक्र लाहिक हुई। ये मसला भी अनवर भाई के जरिया हल हो गया। उन्होंने आपी सलम की शादी अपने एक दोस्त अरशद से करवा दी। वो भी उन्हीं की तरह का गरीब नौजवान था। अरशद फल फरोश था। जहां अनवर भाई ठेला लगाते थे वो भी वहीं अपना ठेला लगाते थे। मेरी माँ की किस्मत अच्छी थी कि दामाद बेशक गरीब मिले लेकिन शरीफ और हलाल की रोजी कमाते थे। दोनों दामाद तन्हा जिंदगी बसर कर रहे थे क्योंकि वालिदैन उनके वफात पा चुके थे। मेरी वालिदा को ही माँ समझा और हर तरह से हमारा ख्याल रखने लगे। अम्मी को भी सुकून मुयस्सर आया। हमारी कुछ मुश्किलात हल हो गई। भाई छोटा था और अब मेरी बारी थी। मैं माँ के साथ बंगले पर काम करने जाती थी। ये बेगम जिसका हर काम करते थे रिफाही काम करती थी और महकमा तालीम से उनका ताल्लुक था। उन्होंने मुझे घर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। ये कॉलेज में प्रिंसिपल थी। ये 3 बजे कॉलेज से लौटती, खाना खाने के बाद आध घंटा आराम करती। इसके बाद मुझे कभी आध घंटे कभी घंटा भर पढ़ात और मगरिब के वक्त जब अम्मा काम खत्म करके लौटती मैं इन बेगम का रात का खाना बना चुकी होती। वक्त धीरे धीरे चलता रहा। मैंने नौशाबा बेगम की नजर इनायत से मैट्रिक पास कर लिया। दूसरी बहनों की निस्बत शक्ल और सूरत में बहुत अच्छी थी। मैं अपना ख्याल रखती, कपड़े भी ठीक ठाक पहनती। घर से बाहर देखने वाले लोग ये कभी ना जान सके कि मेरा ताल्लुक एक गरीब खानदान से है। अब मैं कुछ मगरूर भी हो गई क्योंकि अपनी औकात से ज्यादा मिल गया था। बहनें अपने घराने जैसे रिश्ते लाते, मैं इनकार कर देती, कहती कि मुझे ठेले वालों से शादी नहीं करनी, शादी में किसी ऑफिसर से करूंगी। उन्हीं दिनों मैंने मुलाजमत की तलाश शुरू कर दी और एक हम जमात लड़की के तवस्सुत से इसके एक रिश्तेदार की कंपनी में सेक्रेटरी की मुलाजमत मिल गई। यहाँ भी एक मेहरबान क्रिश्चियन खातून ने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे सेक्रेटरी के लिए 2 साल कोर्स करने का मशवरा दिया। मैंने एक इदारे में दाखिले ले लिया। सुबह को इदारे जाती और शाम को जुज़वक्ती मुलाजमत करती ताकि मेरी ट्रेनिंग का खर्चा निकल आए। कोर्स मुकम्मल हुआ। अब मैं एक क्वालिफाइड
सेक्रेटरी की आसामी की अहल थी। मुझे अच्छे मुशाहरे पर बेहतर सर्विस मिली। मैंने बहुत जल्द काम संभाल लिया। दफ्तर के लोग अच्छी तरह मिलते और मेरा एहतराम भी करते थे। एक रोज दफ्तर में बैठी काम कर रही थी। कोई शख्स मेरे कमरे में आया और बास के बारे में पूछा। जो ही मेरी नजर इसके चेहरे पर पड़ी, नजर उसके चेहरे से हटाना ही भूल गई। तभी इसने मेज को अपने हाथ से बजाया तो मैं चौंक कर शर्मिंदा हो गई। इसने अपना सवाल दोबारा दोहराया तो मैंने बौखलाहट से अंदाज में कहा, आप इनके ऑफिस में तशरीफ रखिए, वो आने ही वाले हैं। इसने मेरी बात पर अमल न किया। विजिटिंग कार्ड देकर चला गया, मगर मुझे सिहरजदा कर गया। वो एक बिजनेसमैन था जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता था और इन दिनों बैरून मुल्क में मुकीम था। मैंने आजम साहब को इफ्तिखार अहमद का विजिटिंग कार्ड दे दिया और उसका पता अपने दिल के पन्ने पर महफूज कर लिया। एक दिन इफ्तिखार अहमद आए और सीधे साहिब के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद मैं फाइल लेकर उनके कमरे में गई तो महसूस किया कि इफ्तिखार अहमद की नजरें बार बार मेरे चेहरे की तरफ उठती थी। वो छुट्टी के वक्त तक हमारे बास के पास विराजमान रहा। जब मैं घर जाने को ऑफिस से निकली तभी वो भी बाहर आ गया और मुझको घर तक छोड़ देने की ऑफर की। मैंने चंद लम्हे सोचा। अक्ल ने समझाया कि ऐसा मौका फिर ना मिलेगा। आज इसकी ऑफर कबूल ना की तो माँ ठेले वाले से ही बया देंगी। मैं एतमाद से इसकी गाड़ी में बैठ गई। कुछ आगे जाकर उसने एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी पार्क कर दी। मैंने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा तो कहा, हम उधार नहीं रखते अपने मेहमान नवाजी की, अब हमको मेजबानी का मौका दीजिए। इनके ऐसा कहने से जैसे मुझे तो सारे जहान की दौलत मिल गई। इसने पर तकल्लुफ खाना मंगवाया, मेरे बारे मुझसे मालूमात ले। मैंने सच सच अपने और घर वालों के बारे में बता दिया। यूं पहली ही मुलाकात में उसने अपनी पसंदीदगी जाहिर कर दी। मैं हैरान थी कि मेरी सारी मुरादें आज ही एक साथ पूरी हो रही हैं। उसने मेरी गुर्बत समेत मुझे अपनाने का वादा कर लिया। इफ्तिखार ने अपना वादा बहुत जल्द पाया तकमील तक पहुंचा दिया और उसकी वालिदा और बहन मेरा रिश्ता मांगने हमारे घर आए। उन्होंने कहा कि इफ्तिखार के पास वक्त कम है और यूं भी वो दो टोक बात करने वाला इंसान है। देर के झंझट में पड़कर वक्त गिनवाना नहीं चाहता। आप लोग भी जल्द जवाब दे। वालिदा पहली मुलाकात में रिश्ता देने से हिचकिचा रही थी, लेकिन ये ख्वातीन उनको अच्छी लगी थी। उन्होंने उनसे कहा कि अब हमें 2-3 दिन तो सोचने का मौका दीजिए। इफ्तिखार के घर वाले एक हफ्ता बाद आने का कहकर चले गए। हफ्ता बाद जब दोबारा आए तो मिठाई भी साथ लाए, क्योंकि बाजी ने हमारे बास से बात की थी और उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं इफ्तिखार अहमद को जानता हूँ। ये पाकिस्तान में तो बिल्कुल ठीक आदमी था। वहाँ का कि नहीं सकता कि बैरून मुल्क रहाइश इख्तियार करने से कुछ तब्दीली आई है या नहीं। मेरे लिए तो बास का इतना ही कहना काफी हुआ। अम्मी से जिद की कि अब मजीद सोच विचार की जरूरत नहीं है, अब हाँ कह दीजिए। वालिदा को हाँ कहते ही बनी। जिस दिन रिश्ता मंजूर हुआ अगले दिन वो हमारे दफ्तर आए थे। वो बहुत खुश लग रहे थे। मुझे तो अपने बास से हिजाब आ रहा था, लेकिन इफ्तिखार मेरे कमरे में आ गए और कहा, शकीला, शादी के बाद मैं तुमको अमेरिका ले जाना चाहता हूँ। बहुत भाग दौड़ कर रहा हूँ ताकि मेरी वापसी तक तुम्हारा वीजा भी बन जाए। वो पुरजोश नजर आ रहे थे। इनके चेहरे पर मसरत और इंबसात देखकर मेरा दिल मुतमईन हो गया। शादी की तारीख मुकर्रर हो गई तो इफ्तिखार को किसी जरूरी काम से वापस जाना पड़ गया। अम्मी परेशान हो गई, कहने लगी, ऐसे लोगों से इसलिए डर लगता है, पता नहीं कब ये रास्ता बदल लें और फिर मुड़कर भी ना देखें। अम्मा बस भी करो। वो जरूर हफ्ते के बाद आने का कह गए हैं, लेकिन रुखसती को अभी 1.5 माह बाकी है। मुझे यकीन है इफ्तिखार दगा ना करेंगे, वो जरूर आ जाएंगे। 1 हफ्ता किया, 1 माह गुजर गया। माँ के दिन अंगारों पर और रातें कांटों पर बिसर होत। जो जो वक्त गुजर रहा था, माँ को सुबकी का खौफ सता रहा था, लेकिन मेरे यकीन ने मेरी लाज रख ली और मुकर्रर वक्त पर शादी हो गई। पहले चंद माह तो खैरियत से गुजर गए।
जब उनके जाने की घड़ी करीब आई, मेरा दिल परेशान रहने लगा क्योंकि बहुत कोशिश पर भी मेरा वीज़ा ना लग सका था। अब यह हुआ कि इफ्तिखार कभी अमेरिका और कनाडा होते और कभी मेरे पास आकर पाकिस्तान में रहते। उनकी जिंदगी दो हिस्सों में बट गई। जब वो पाकिस्तान होते तो किसी की जुर्रत न होती मुझे कुछ कहे, लेकिन उनके जाने के बाद मेरी सास नंदों की बन आती। वो मुझे गरीबी और मुलाजमत के ताने देती और ऐसी बातें सुनाती कि मैं उनके आला खानदान की बहू बनने के लायक न थी। एक दिन इफ्तिखार अचानक घर आ गए। इनकी वालिदा इसी तरह पेंडोरा बक्स खोले बैठी थी। उन्होंने माँ की लिन तरानियां अपने कानों से सुन ले। मैं तो घर के एक कोने में सुकड़ बैठी थी और लब सिले हुए थे और उनकी अम्मा बरस रही थी। इनको पता ही ना चला कि कब बेटा उनके सर पर आ खड़ा हुआ था। इफ्तिखार ने माँ से झगड़ा किया और मुझे लेकर एक दोस्त के घर आ गए। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद वो मुझे कनाडा ले आए। यहाँ आकर सिख मिला। अपनी किस्मत पर नाज करने लगी, लेकिन यह सुकून चंद दिन का था। मैं जिस तबके से ताल्लुक रखती थी वहाँ रवायात का पास होता है, लेकिन उधर का माहौल अक्सर अलग था। मैं शुरू से ही हिजाब लेती थी, मेकअप से हमेशा दूर रही। बनाव सिंगार की बजाय मुझे सादगी पसंद थी, जबकि इफ्तिखार बैरून मुल्क रहने से काफी आजाद ख्याल हो गए थे। वो यहाँ के मुआशरे के रहन सहन में रीछ बस चुके थे। वो चाहते थे कि मैं लिबास और वज़ाकत से मॉडर्न नजर आऊं। मुझे कहते कि अब तुम अपने इस देसी हुलिये को तर्क करो और वैसा ही ढंग अपनाओ जैसा यहाँ रहने वालों का है, वरना ये लोग हमसे मुतासिब हो जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी, ये हमको हकीर समझेंगे। वो चाहते मुझे अपने अंग्रेज दोस्तों के घर उनकी पार्टियों में लेकर जाएं। जब मैं उनकी पसंद के मुताबिक लिबास न पहनती, वैसे मॉडर्न बाल न कटौती जैसा वो चाहते थे, और बगैर हिजाब बाहर जाने से इज्तिनाब करती, तब वो नाराज हो जाते और कई दिन तक मुझसे बात न करते। इस तरह हमारे घर का सुकून बर्बाद रहने लगा। इफ्तिखार की खुशी की खातिर मैं पाकिस्तान के हिसाब से बहुत मॉडर्न हो गई थी, लेकिन अब भी इस सोसाइटी में अनफुट थी। सोच भी ना सकती थी कि बिल्कुल वैसी हो जाऊं जैसे मेरे अड़ोस पड़ोस में ख्वातीन नजर आती थी। मैं अपने शौहर के हमरा रात को पार्टीज में साथ होती, जहां जिस्मों की नुमाइश आम थी। मेरा लिबास उनकी तज़हीक का निशाना बनता। अब घर आकर इफ्तिखार मुझसे लड़ते वो सो जाते और मैं सो ना पाती। रात भर रोती रहती। यहाँ कोई भी मेरा गम गुसार न था। अब माँ याद आती, उनकी बातें रुलाती। वो ठीक ही तो कहती थी कि इस बंदे से तुम्हारा मैच नहीं। ज़हनी दबाव ने मेरी सेहत और रंग रूप पर बुरा असर डाला। पहले से ज्यादा दुबली और सांवली हो गई। इफ्तिखार मेरी ज़हनी कैफियत को समझ गए। उन्होंने मुझे मजबूर करना बंद कर दिया। अब मैं अपनी मर्जी का लिबास पहनती। वो मुझे पार्टीज में भी ना ले जाते। घर पर रहकर खुश थी, लेकिन उन्होंने अपनी रविश ना बदली। रात को देर से घर आते, शराब पीते और सो जाते। सुबह उठकर अपने ऑफिस चले जाते। अक्सर हमारी बात भी ना हो पाती थी। अब मुझे आजादी की कदर मालूम हुई। मैं तन्हा भी ना रह सकती थी। इफ्तिखार से कहना शुरू किया कि मुझे पाकिस्तान भिजवा दी। मेरे मजबूर करने पर बिलाखिर उन्होंने पाकिस्तान पहुंचाने की ठान ली। हम वतन आ गए। मैं बहुत खुश थी। कुछ रोज हम इकट्ठे रहे। इनको तो कारोबार की खातिर लूट जाना ही था, सो वो चले गए। एक बार फिर मैं उनके घर वालों के रहम व करम पर थी। उनकी हक्कनूतों के तीर सहते हुए मेरी तबीयत खराब रहने लगी, तो मैं वालिदा के घर चली गई। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। इसने खुश खबरी सुनाई कि मैं माँ बनने जा रही हूँ। मुझे जिंदगी की तारीख रागुजर में एक ऐसे ही जुगनू की जरूरत थी जो बेशक मेरे रास्ते रोशन ना करे, लेकिन उम्मीद की किरण तो बने। मैंने ये खुश खबरी इफ्तिखार को फोन पर सुनाई और तमाम हालात बताए। वो एक हफ्ते बाद ही आ गए। बहुत खुश थे। मुझे लेने मैके आ गए और इसरार करके घर ले गए। कुछ ही दिन हंसी खुशी के सुकून से गुजरे, लेकिन फिर उनके घर वालों को मेरा वजूद नागवार गुजरने लगा। बिलाखिर उनके इस नारवा सलूक की वजह मालूम हो गई।
उनकी एक रिश्तेदार खातून ने बताया कि इफ्तिखार की मंगनी उनकी खालाजाद से हो चुकी थी और शादी के प्रोग्राम बन रहे थे कि तुमसे उनकी मुलाकात हो गई। ये पहले ही अपनी मंगेतर से शादी न करना चाहते थे। जब अपनी पसंद की लड़की मिल गई तो खालाजाद से सरहा शादी से मना किया और तुमसे शादी कर ली। इस बात से इनकी माँ खफा थी क्योंकि वो लड़की अब भी इफ्तिखार के इंतजार में बैठी है। जो ही मेरे यहाँ बेटे की विलादत हुई ये मुझे माँ के घर से लेने पहुँच गए। मेरी गोद में चांद उतरा था। मैं तो बेटे को बाहों में लेकर निहाल थी। यकीन था कि बेटे की पैदाइश के बाद अब मेरे हालात संभल जाएंगे, लेकिन मैं सास के अज़ाइम से नाशना थी कि वो पोता छीन लेना चाहती हैं और अपनी भांजी को बहू बनाकर लाना चाहती है। मेरा बेटा 10 माह का था। वालिदा बीमार हुई तो मैं उनको देखने मैके गई। मेरे बाद जाने किया जादू चला कि इफ्तिखार भी अपनी साबिका मंगेतर से मिलने लगे। उनके दरमियान जो गलत फहमी आना पसंदीदगी थी वो दीवार ढा दी गई। वो मुझे लेने न आए। मैंने फोन किया कि अब मुझे मैके से ले जाइए। कहा कि तुम वहाँ रहना चाहो तो रहती रहो, मुझे तो कुछ दिनों में अमेरिका और फिर कनाडा जाना है, वहाँ तुम जा ना पाओगे। बच्चे की शहरियत के कागजात बनवाने होंगे, तब तक तुमको पाकिस्तान में ही रहना है। ठीक है, अब मुझे घर तो ले जाए। अब मेरा दिल अपने ही घर में लगता है, मैके में नहीं। मेरे जाने के बाद उम्मी और बहनें फिर से तुम्हारे साथ हद-आमेज़ रवैया रखेंगी और ये मुझे गवारा नहीं है। जैसा भी रवैया रखें मुझे मंजूर है, लेकिन अपना घर छोड़कर अब कहीं नहीं रह सकती। मेरे बेटा हो गया है, उसे भी अब बाप ही के घर रहना है। ठीक है, तुम बेटे को लेकर जाओ। मैं बहनोई के साथ ससुराल आ गई। मेरी सास ने उनको घर के अंदर न बिठाया, वो बाहर से ही चले गए। मैंने ये भी से लिया। कनाडा जाने से पहले इफ्तिखार ने कहा कि चलूं तुम्हारी वालिदा से मिल लेता हूँ। इनकी तबीयत नासाज है, पूछ भी लगे मेहमान के साथ मैके आई। चलने लगी तो कहा, कुछ दिन रहना चाहो तो रह लो। मैं ना रहना चाहती थी कि मुझे खतरे की घंटियां सुनाई दे रही थी। अम्मी और बहनों ने कहा, अगर अपनी खुशी से कह रहे हैं तो 2-4 दिन रह जाओ। यही मुझसे गलती हुई कि उनके साथ घर लूट जाने की बजाय मैके में रुक गई। वो बैरून मुल्क रवाना हो गए। 4 दिन बाद सास और देवर आ गए। कहा कि हम बच्चे के लिए उदास थे, सो आ गए हैं। सास उम्मी से बातें करती रही और देवर मेरे बेटे के साथ खेलने लगे और गोद में उठाए उठाए घर से निकल गए कि जरा घुमा कर लाता हूँ। मेरे तो वहम गुमान में न था कि ये लोग किस नियत से आए हैं। मैं उनके लिए तवाज़ो की अशिया तैयार करने में लगी थी। किचन से ट्रे लेकर बाहर निकली तो न देवर थे, न सास और न मेरा बच्चा मौजूद था। वो मेरे लाल को लेकर 9-2-11 हो चुके थे। घबराकर इफ्तिखार को फोन किया, जवाब न मिला। खत लिखा, जवाब न मिला। कनाडा में एक पाकिस्तानी घराने में आना जाना था। इनको फोन किया। उन्होंने इफ्तिखार से बात की और कहा कि ये आपके घर वालों ने गलत किया है, इतने छोटे बच्चे को माँ से चरा लिया है। अपने घर वालों को कहीं कि बच्चा आपकी बीवी को सुपुर्द करे, वरना हम सफारत खाने वालों को रिपोर्ट करते हैं और आपकी बीवी की हर मुमकिन मदद करेंगे। उन्होंने जब इफ्तिखार को डराया तो उसने अपनी माँ को फोन किया, मगर उन्होंने बच्चा वापस करने से इनकार किया और कहा कि तुम ज़किया से शादी का वादा कर गए थे। वो इंतजार में बैठी है। न जाने किस तरह की बातें करके उन्होंने इफ्तिखार को कायल कर लिया कि उन्होंने मुझको तलाक के कागजात भिजवा दिए। अब मेरे लिए उनके घर में कदम रखने का जवाज ना रहा। मुझको वहां जाने की चाबी ना थी, मगर अपने बच्चे को क्यों कर भला सकती थी। 4 साल मैंने किस अजियत में गुजारे मेरा खुदा जानता है। रोकर दुआ करती थी कि खुदा मेरा लख्त जिगर मुझको मिला दे। मेरी दुआ खालिक ने सुन ली। एक रोज मैं अपने शौहर के घर की तरफ अपने बच्चे को देखने की आस में गई। जब उनके घर के दरवाजे पर पहुंची, देखा कि मेरा बच्चा घर से बाहर झांक रहा है। मैं हाथ में खिलौना और टॉफी का पैकेट लेकर गई थी। इसको इशारे से बुलाया, खिलौना दिखाया। वो भूला भाला बाहर निकल आया और दौड़कर मेरे पास आ गया।
मैंने इसको उठाया, हाथ में खिलौना पकड़ा और जल्दी जल्दी गली से सड़क पर आ गई। रिक्शा रोका और उसको लेकर उम्मी के घर जाने की बजाय बाजी के घर पहुंची। उस वक्त अनवर भाई घर पर थे। वो मुझको और मुन्ने को साथ लेकर अपने एक अजीज के घर आ गए जो गांव में रहते थे। उन्होंने मुझको उनके हवाले किया। कहा, मेरी ये बहन और भांजा है, जब तक मैं इनको लेने न आयु है उनको अपने पास रखना है। मेरी सास और देवर उम्मी के पास गए। अम्मी ने कहा कि मुझे मालूम नहीं शकीला कहाँ चली गई है, वो यहाँ अपना बच्चा नहीं लाई, कहीं और जाकर तलाश करे। सास बढ़ती चली गई और कर भी क्या सकती थी, अदालत से भी बच्चा उनको ना मिलता। इफ्तिखार ने माँ से कहा कि मैं कारोबारी मामलात में उलझा हुआ हूँ, बच्चा हम बाद में ले लेंगे, फिलहाल में नहीं आ सकता। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। ससुराल वालों ने फिर राब्ता किया और ना मेरा पीछा किया। इफ्तिखार ने बहनोई को फोन किया और कहा कि शकीला से कहो सुकून से रहे, कोई इसको तंग नहीं करेगा। बच्चे की परवरिश का खर्चा चाहेगी तो भिजवा दूंगा। खर्चा मैंने ना लिया, बच्चा उन्होंने ना लिया। अलबत्ता ज़किया से मेरी सास ने उनकी शादी करवा दी और वो इसके साथ खुश व खुर्रम हो गए, जबकि मैंने अपने लख्त जिगर के सहारे जिंदगी गुजार दी है।